दुनिया भर में जब मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो तकरीबन 10% मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिनकी के बावजूद ख्वाहिश के प्रेगनेंसी नहीं होती, हमल नहीं होता, बच्चा नहीं होता। बहुत सारे मर्दों को इस बात पे यकीन नहीं आता और काफ़ी सारे मर्द अपनी रिपोर्ट इसलिए नहीं करवाते कि डॉक्टर साहब आपको क्या पता कि मैं कितना मजबूत आदमी हूँ। और ये बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर को उसको समझाना कि भाई मेरे आपकी सेहतमंदी और मजबूती का आपके सीमन एनालिसिस से बड़ा थोड़ा ताल्लुक है। बीवी के ब्लड टेस्ट, उसका अल्ट्रासाउंड और ट्यूब्स का टेस्ट, ये इन्वेस्टिगेशंस के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं। और उसका इलाज जो है वो 3 मरहलों में तजवीज़ किया जाता है, जिसमें पहला मरहला जो यही होता है कि हम उसको ऐसी दवाई दें जिससे एक से ज़ायद एग बने, जिसको सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। और तीसरा और आखिरी मरहला वो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है, जो कि दुनिया में तो 1970s में आ गया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ टॉक की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद फराज तारड़। पाकिस्तान के माशरे में बांझपन की शरह 10% है। मतलब हर 10 में से एक जोड़ा ऐसा होगा जो अपनी शादी के 1 साल बाद भी प्रेगनेंसी नहीं इंजॉय कर सकेगा और उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकेगी। बहुत अहम मसला है हमारे माशरे का, और आज इसी के बारे में आगाही फैलाने के लिए आज के हमारे जो मेहमान हैं, एक्स प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब का गायनाकोलॉजी में तकरीबन 35 साल से ज़्यादा अरसे का तजर्बा है। आज हम उनसे बांझपन के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बात करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि इसमें कौन से टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हम उनसे जानेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं और उसमें क्या न्यू एडवांसमेंट्स आई हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम बांझपन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बांझपन के बारे में बुनियादी बात जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि दुनिया भर में जब मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो तकरीबन 10% मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिनकी के बावजूद ख्वाहिश के अल्लाह ताला की तरफ से करम नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती, हमल नहीं होता, बच्चा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जितने जोड़े दुनिया में बनते हैं उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ करम हो जाता है और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमल आ जाता है और बच्चा आ जाता है। अगली बात जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि कितने टाइम के बाद आप ये बात समझें कि इस कपल को या इस मियाँ बीवी को मदद की ज़रूरत है, और वो 1 साल का वक्फ़ा है। यानी अगर किसी की शादी हम करते हैं तो एक मेडिकल स्टेटिस्टिक बुनियादी हकीकत ये है कि 1 साल के आखिर में 80% इम्कान इस बात का है कि उनका हमल हो जाएगा, जो भी आउटकम उसकी हो, लेकिन हमल हो जाएगा। और जो बकिया 20% मियाँ बीवी हैं, अगर आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें मज़ीद 6 महीनों के लिए, और बुनियादी तौर पे अगर वो हेल्दी हैं और उनका एक ताल्लुक ठीक है, तो 6 महीनों के अंदर 10% मज़ीद मियाँ बीवी के यहाँ हमल होने का इम्कान है। लिहाजा दुनिया भर में जो एवरेज फ़िगर जो बताई जाती है वो तकरीबन 10% ऐसे लोग होते हैं, यानी हर 10 रिश्ते में से एक रिश्ता ऐसा कि जिसमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हमल नहीं हो पाता। सो इसलिए ये एक बात जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रैक्टिस में ये बहुत देखते हैं कि शादी एक हेल्दी कपल की हुई मियाँ बीवी की, और शादी को हार्डली अभी तीसरा या चौथा या 5वां महीना आया और वो मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास घूमना फिरना शुरू हो गए या मुख्तलिफ़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास जाने लग गए कि हमारा हमल नहीं हो रहा। उन्होंने अपना बुनियादी वो मौका पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया, एक पूरा साल 80% इम्कान ही उन्होंने अवेल ही नहीं किया और वो इलाज की तरफ चले गए। तो ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक हेल्दी मियाँ बीवी को 1 साल का मौका देना चाहिए। अगली बात जो कि ये आखिर के ऐसी बात क्यों होती है कि हर एक को बच्चा क्यों नहीं मिल जाता पहले साल के अंदर, और उसमें डिले क्यों आती है? बुनियादी तौर पे जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरियात हैं हमल होने के लिए हेल्दी रिलेशनशिप के अलावा, वो ये है कि ख़ावंद का जरसूमा होना ज़रूरी है, बीवी का अंडा बनना ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ ये कि वो रास्ता, यानी कि जो ट्यूब्स हैं बीवी के अंदर जहाँ से जरसूमा जो है वो गुज़र कर अंडे तक पहुँचता है, उसका खुला होना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे तो ये 3 बातें हैं, जरसूमे का मौजूद होना, अंडे का मौजूद होना और उस रास्ते का मौजूद होना जिसके ज़रिए वो वहाँ पे पहुँचता है। लिहाजा जभी भी एक ऐसे मियाँ बीवी जो कि ये शिकायत करते हों बांझपन की, या जिसमें डिले आ रही हो, ताख़ीर आ रही हो हमल हासिल करने में, वो या तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं या स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जिसके पास भी जाते हैं बुनियादी तौर पे उनकी एक बेसिक हिस्ट्री लेनी बड़ी ज़रूरी होती है, जिसमें हम ये तमाम बेसिक हक़ाइक़ जानना चाहते हैं कि दोनों की उम्रें क्या हैं, दोनों के एजुकेशनल लेवल क्या है, उनका स्टेटस क्या है,
वो अपनी सेहत उनकी कैसी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुए, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई एलर्जीज़ तो नहीं है, और रिलेशनशिप उनका आपस का जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है उसको वो नॉर्मल समझते हैं या उसमें मसाइल। ये बुनियादी हिस्ट्री है। और उसके बाद बुनियादी हिस्ट्री के अलावा बीवी का एक तफ़सीली मुआयना ज़रूरी है, जिसमें जनरल मुआयना है, उसके बाद पेट का मुआयना है, और फिर अपनी नाजुक हिस्सों का मुआयना है, जिसे गायनेकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं। इसका भी मकसद यही होता है कि इसमें एज़ डॉक्टर्स हमारे सामने कोई ना कोई ऐसा साइन या ऐसी कोई लामत आ सकती है जो किसी बीमारी की निशानदेही करती हो। लिहाजा ये एक तफ़सीली असेसमेंट ज़रूरी होती है कि पहले आप एक दफ़ा असेस कर लें मियाँ और बीवी को। इस असेसमेंट के बाद का जो अगली बात होती है वो ये होती है कि फिर आप किस किस्म के टेस्ट करना चाहेंगे, जिससे कि आप इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें कि इनका हमल क्यों नहीं हो रहा। उसमें एक बुनियादी टेस्ट जो है वो मनी का टेस्ट है, जिसको सीमन एनालिसिस बोलते हैं, जो कि खामद का टेस्ट है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है क्योंकि बीवी के टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, खामद का टेस्ट जो है वो एक ही होता है। और इसमें ये डॉक्टर की या जनरल प्रैक्टिशनर की या जिस हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास वो जाते हैं, ये उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पेशेंट को एजुकेट भी करे कि भाई आपका तो सिर्फ एक टेस्ट है और वो बड़ा ज़रूरी है, वो आप ज़रूर कराएं। क्योंकि कई दफ़ा लोग इस नीयत से या इस जहन से आते हैं कि कोई ना कोई मसला वो निशानदही करके कि बीवी का देखें ना, उसका तो ये मसला है तो पहले इसको ठीक कर लें फिर मैं भी करा लूँगा। लोग ये समझना नहीं चाहते कि 25% मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिसमें दोनों में कोई ना कोई मसला होता है, और ये डॉक्टर की गलतफ़हमी है कि वो एक तरफ फ़ोकस करता जाए, या ये उसको कंप्लाई ऐसे करना नहीं चाहिए कि जो मरीज़ कहता जाए वो करता जाए, उसको अपने इल्म का इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा ये उसका काम है एजुकेट करना या इस बात की तालीम देना कि भाई आपने सिर्फ एक ही टेस्ट कराना है, खुदारा वो तो ज़रूर करा लें, बाकी बीवी के टेस्ट भी हम कर लेते हैं। तो सीमन एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात जो जान लेना बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि एक बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लेबॉरेटरीज़, और शायद ये हैरानगी हो सुन के आपको, ज़्यादातर लेबॉरेटरीज़ जो सीमन एनालिसिस के जो पैमाने हैं जिसके ऊपर वो टेस्ट निकालते हैं, ये रिपोर्ट देते हैं, उनके पास पैमाने 1970 और 80 और 90 के हैं, वो अपडेटेड ही नहीं है। लिहाजा वो बहुत सारे हस्बैंड्स को, खामदों को जब उनकी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो साथ ही ये इत्तला भी दे देते हैं कि आपकी रिपोर्ट तो ठीक ही नहीं है। और हम लोगों को एज़ डॉक्टर्स पे बड़ी दिक्कत पेश आती है उनको ये समझाने में कि भाई आपको किसी ने मिसगाइड किया है, रिपोर्ट आपकी दुरुस्त, क्योंकि वो हमें फिर लेबॉर्ट्री का बार बार कागज़ दिखा के कहते हैं कि ये देख लीजिए, इस पे तो ये पैमाने के मुताबिक तो इतने % लिखा हुआ था और इतनी तादाद लिखी हुई थी, तो मेरी तो उससे कम ही है। फिर उन्हें बताना पड़ता है कि जी ये तादाद जो इसमें लिखी हुई है ये 1960 की पैरामीटर्स थे जो तब्दील हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है उसने 2010 में ये सारे पैरामीटर्स, ये पैमाने जो है रिवाइज़ किए थे, जिसके मुताबिक बहुत से लोगों को मिसगाइड हमारे मुल्क में किया जाता है, जो बड़ी बदकिस्मती है। सो एक तो ये सीमन एनालिसिस की बात। बीवी के जो टेस्ट हैं उसमें बुनियादी तौर पे 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक ब्लड टेस्ट होते हैं और एक अल्ट्रासाउंड होता है। और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड अगर किए जाएँ, और ब्लड टेस्ट में कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, कुछ बुनियादी खून के टेस्ट होते हैं जो बहुत महंगे नहीं हैं। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड एक बड़ा बुनियादी सा टेस्ट है आजकल, जो कि हर कस्बे में और हर देहात में और हर गली कूचे में अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। आज से 30 साल पहले वो एक फैंसी टेस्ट था, लेकिन अब तो बिल्कुल स्टेथोस्कोप की तरह इस्तेमाल होता है। लिहाजा वो ये दोनों टेस्ट जो हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं। लिहाजा हस्बैंड को देखने के बाद और उसके टेस्ट को देखने के बाद और बीवी को मुआयना करने के बाद और उसके टेस्ट करने के बाद हम कभी कभार इस नतीजे पे पहुंच पाते हैं कि क्या कोई जरसूमे की कमी है, क्या अंडा ना बनने की कोई वजह है, या तीसरी चीज़ जो है ट्यूब का जो टेस्ट है वो इससे अगला मरहला है और वो हम पहले टेस्ट के तौर पर नहीं करते। अगर हमें मुआयना ठीक लगे और हमें टेस्ट ठीक लगे तो, और हमल ना हो रहा और उसमें देर हो रही हो, तो उसमें हम एक बुनियादी इलाज भी शुरू करते हैं जिसकी तरफ बाद में हम आ सकते हैं। और वो बुनियादी इलाज अगर जो है उसमें हमें अल्लाह ताला करम कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, और ना हो उसके अंदर डिले हो, उसमें भी 3-6 महीने गुजर जाएँ, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जान लें कि बीवी को कोई ट्यूब का मसला तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि कभी कभार बीवी हिस्ट्री ऐसी देती है अपनी, मेडिकल या सर्जिकल, ख़ास तौर पर अगर पेट के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, तो हमें थोड़ा सा गुमान ये होता है कहीं ऐसा ना हुआ हो कि पेट के ऑपरेशन के दौरान जब वो उसकी सेहतयाबी हुई और हीलिंग हुई हो तो अंदर चीज़ें आपस में जुड़ गई हों, जिसको एडहीजन्स बोलते हैं, फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें ट्यूब्स फंस ना गई हों, उलझ ना गई हों, जिसमें हमें ये टेस्ट शायद उन पेशेंट में ज़रा जल्दी करने की ज़रूरत पेश आती है। लिहाजा ट्यूब्स का जो टेस्ट है उसको करने के 2 तरीके हैं, एक एक्सरे के ज़रिए किया जाता है
और एक ऑपरेटिव तरीके से किया जाता है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। और दोनों ये टेस्ट जो हैं ये भी तकरीबन हर जगह अब अवेलेबल हैं। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी तकरीबन हर जगह होती है, और एक्सरे जिसको हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम बोलते हैं वो भी हर जगह अवेलेबल। एक्सरे में दोनों में फ़र्क ये है कि एक्सरे जो है वो जागते हुए मरीज़ा पे किया जाता है और एक्सरे डिपार्टमेंट में ले जाके किया जाता है, और वो नीचे से यूट्रस में एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि जब एक्सरे खींचते हैं तो एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, जिसमें यूट्रस की शक्ल भी नज़र आ जाती है, और अगर ट्यूब्स खुली हुई हों तो उसकी वजाहत भी हो जाती है। अगर पेशेंट की कोई एब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री ना हो, पेट पे ऑपरेशन की हिस्ट्री ना हो, या किसी शदीद बीमारी की ऐसी अलामत की हिस्ट्री ना हो, तो ये एक्सरे काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, हमें लेप्रोस्कोपी पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता उन मरीज़ों में जिनमें हम कोई गायनी की कोई बीमारी गुमान करते हो कि शायद इसमें ये बीमारी निकलेगी, जिसमें दो बड़ी बीमारियां जो सर फहरिस्त हैं, एक का नाम एंडोमेट्रियोसिस है और एक का नाम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कि इसमें हमें ये गुमान होता है कि शायद हम उसी टाइम पे जिस वक्त हम लेप्रोस्कोप डाल के अंदर से ट्यूब देखेंगे खुली है या बंद है, तो शायद हम उसका इलाज भी उसी टाइम पे कर पाएँ कि हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी को ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी में कन्वर्ट कर लें, विच मीन्स कि सिर्फ हम एक और को स्कोप बीच में डालें और उसी वक्त अगर एडिशंस हैं तो उनको काट लें, अगर बीमारी है तो उसको हील करने की कोशिश करें। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हम एक टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं उसी को। सो इसलिए कुछ पेशेंट्स में लेप्रोस्कोपी को तरजीह दी जाती है, और ये दोनों टेस्ट का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम ये चेक कर लें कि आया ट्यूब्स खुली हुई हैं, कहीं वो तो बंद नहीं है, क्योंकि अगर जरसूमा भी मौजूद है और अंडा भी मौजूद है लेकिन रास्ता ही बंद है तो वो जरसूमा अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा, और वो ट्यूबल ब्लॉकेज इटसेल्फ बाकायदा तौर पर एक बीमारी की वजह बनता है। सो ये हैं कुछ चीज़ें जो कि बुनियादी तौर पे टेस्ट्स का जो हम करते हैं, कि जिसमें हस्बैंड का टेस्ट, बीवी के ब्लड टेस्ट, उसका अल्ट्रासाउंड और ट्यूब्स का टेस्ट, ये इन्वेस्टिगेशंस के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं। अगर कोई और चीज़ पेशेंट की हिस्ट्री या मुआयने में सामने आ जाए, जैसे हमारे मुल्क में गुर्दों की बीमारियां और जिगर की बीमारियां आम हैं, और अगर उसमें आपको मालूम पड़े कि इनमें से कोई चीज़ बाय चांस आपके सामने आ गई है, गुर्दे की बीमारी है खातून को या जिगर की बीमारी है, उसके फिर अपने टेस्ट हैं जिनका होना ज़रूरी है, और उसमें जिगर या गुर्दे के स्पेशलिस्ट को एक दफ़ा हो सकता है हम बीच में एतमाद में ला के उनसे भी बात करें कि क्या इस पेशेंट को हम बांझपन का इलाज तो करते रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी इसके लिए ख़तरनाक साबित हो, तो ये वजाहत ले लेना ज़रूरी है और ये पहले से ले लेनी चाहिए। और अगर उसके जनरल मुआयने में कोई चीज़ सामने आए, मिसाल के तौर पे पेशेंट जो है वो बेतहाशा उसका वज़न ज़्यादा है, यानी 120, 130, 140 किलोग्राम है, या बेतहाशा कम है, सिर्फ 30 या 40 किलोग्राम है, ये दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ वेट जो हैं ये दो लिहाज से इंतहाई ख़तरनाक हैं कि ये बांझपन की तरफ भी पेशेंट को रुझान को बढ़ाते हैं और उसकी हमल और उसकी प्रेगनेंसी को भी इंतहाई ख़तरनाक बना देते हैं। तो अगर ये डॉक्टर को मौका मिल गया ऐसी मरीज़ा को देखने का उस टाइम पे, अभी जब उसका हमल नहीं हुआ, तो ये एक नादिर मौका है उसको समझाने का कि आपके लिए 140 किलो को कम करके 70 पे लाना इंतहाई अहम है, या आपके लिए 30 किलो को बढ़ा के 50-60 पे ले जाना इंतहाई अहम है, वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, क्योंकि हमल हो भी जाएगा तो इतना ख़तरनाक होगा कि उसमें आपकी और बच्चे की जान को ख़तरा है। तो हम इसको अंग्रेज़ी वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में तो इसको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इसका बिल्कुल इस्तेमाल बड़े आराम से किया जा सकता है, क्योंकि ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये नादिर मौका होता है उनको एजुकेट करने का। जो वजूहात है उनकी तरफ पहले एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मसला होता है कि हस्बैंड, जिसको मेल फैक्टर बोलते हैं, कि हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस का इशू है, या उसके जरसूमों की तादाद कम है, या उसमें ज़िंदा जरसूमें कम हैं, या उनकी शक्ल सूरत बहुत बिगड़ी हुई है। मेडिकल साइंस में इनको इंडिविजुअली इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कोई दवाई ईजाद नहीं हुई, लिहाजा मेडिकल साइंस में जो कि इलाज तजवीज़ किया जाता है सीमेन एनालिसिस को बेहतर करने का, उसको एम्पिरिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, अनलेस के कोई ऐसी बीमारी की तशख़ीस हो जाए हस्बैंड में। मिसाल के तौर पे हस्बैंड बहुत सीवियर डायबिटिक है, हस्बैंड का मोटापा जो है वो 150-60 केजी से ऊपर है, हस्बैंड को हाइपरटेंशन है जिसकी वो 5-6 दवाइयाँ खा रहा है, या हस्बैंड को कोई और क्रॉनिक बीमारी है जिसकी वजह से, क्योंकि कोई भी शख्स अगर हेल्दी ना हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अगर वो हेल्दी ना हो तो उसका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो डेंट होता है, वो नीचे जाता है। इसी तरह से हस्बैंड अगर बीमार है, एक बंदा ही बीमार है, जनरली उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये तय है कि उसका सीमेन एनालिसिस
गिरने का उसका इम्कान है कि वो ठीक नहीं होगा। लिहाजा उसमें फिर दवाइयाँ तो रद्द-बदल करके आप देंगे नहीं, फिर तो आप उस बीमारी को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे जो उसकी बीमारी है। अगर डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में हो, शदीद मोटापा है तो वो ठीक हो, वगैरह वगैरह। लिहाजा हस्बैंड को असेस करने का मकसद ये होता है कि पहले आप ये जान लें कि वो बीमार तो नहीं है, और अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी को फिर ठीक करें, ना कि सीमेन एनालिसिस को ठीक करें, क्योंकि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हस्बैंड हेल्दी है, जो कि ज़्यादातर हस्बैंड जिनकी रिपोर्ट्स गड़बड़ होती हैं, वो एक्चुअली बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होते हैं। बहुत सारे मर्दों को इस बात पे यकीन नहीं आता, और काफ़ी सारे मर्द अपनी रिपोर्ट इसलिए नहीं करवाते कि डॉक्टर साहब आपको क्या पता कि मैं कितना मजबूत आदमी हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना मजबूत हूँ। और ये बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर को उसको समझाना कि भाई मेरे, आपकी सेहतमंदी और मजबूती का आपके सीमन एनालिसिस से बड़ा थोड़ा ताल्लुक, ये उसको यकीन नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन बिल्कुल ऐसे एथलेटिक बिल्ड वाले यंग लड़के जिनकी उम्र 26-27 साल है, उनमें हमने बेशुमार लोगों में देखा कि जरसूमा सिफ़र, सिफ़र, 1-2 भी नहीं, सिफ़र। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि मालूम नहीं होता कि इसकी क्या वजह है। वो खुद भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारी हेल्थ अच्छी है और हमारा जरसूम में नहीं। लेकिन एम्पिरिकल ट्रीटमेंट से मुराद क्या होती है कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो ऑफ़र किए जाते हैं इस तरह लोगों को, उसमें वाइटमिन्स मुख्तलिफ़ किस्म के, विटामिन सी, विटामिन ई या मल्टी वाइटमिन्स वो दिए जाते हैं। एक दवाई है जिसको एल-कार्निटीन बोलते हैं, कुछ लोग वो देते हैं। कुछ लोग इसको मिसयूज़ भी करते हैं ट्रीटमेंट को, टेस्टोस्टेरोन और इस तरह के मेल हार्मोन्स के टीके लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक इलाज है, वो नहीं तजवीज़ करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि कुछ हमारे यूरोलॉजी के जो कंसल्टेंट्स हैं, उनकी एक सब स्पेशलिटी है एंड्रोलॉजी, जैसे गायनोकोलॉजी है। कुछ यूरोलॉजिस्ट पाकिस्तान में अब हैं जिन्होंने एंड्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं या उसमें सब स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। और हम कभी कभार, अगर हमें गंभीर मसला लगे, स्पर्म्स हमें ना मिल रहे हों, बीमारी का शक व शुबा हो, कुछ और इश्यूज़ हों, तो हम एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी वालों से मशवरा बीच में लेते हैं। ये तो हस्बैंड से रिलेटेड हो गया कि उसके लिए हम क्या तजवीज़ दे सकते हैं। और एक बात और भी ज़हन में रखिए कि हस्बैंड्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो फ्लक्चुएट बहुत करती हैं। कई दफ़ा पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट तो काफ़ी गड़बड़ थी, लेकिन अल्लाह ने करम भी कर दिया। तो ये होता ही है कि हस्बैंड की रिपोर्ट फ्लक्चुएट कर रही होती है, कि 1-2 महीने ऐसे आए कि रिपोर्ट गड़बड़ आई, फिर 1-2 महीने ऐसे आई कि रिपोर्ट बेहतर हो गई। तो वो जो फ्लक्चुएट रिपोर्ट करती है, उसमें ऐसे महीने आते हैं बीच में जिसमें अल्लाह ताला करम कर देता है और उनके बच्चे फिर होते रहते हैं। जो बीवी के इलाज की तरफ की बात है, वो भी बुनियादी बात तो वही है पहले, कि आप उसको जनरल उसकी हेल्थ को देखें, उसकी बिल्ड को देखें कि उसमें ऐसा कोई मसला तो नहीं जिसमें तजवीज़ आपको देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मोटापा है या बहुत कम वज़न है तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसकी जनरल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और कोई बीमारियाँ हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। और अगर उसके गायनी के कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि माहवारी उसकी रेगुलर नहीं है और उसका कुछ और मसला गायनी का रिलेटेड है, तो उसको तशख़ीस करने और उसको तजवीज़ उसकी देने की ज़रूरत है। ये तो पहले बुनियादी चीज़ें हैं कि पेशेंट को पहले आप ठीक तो कर लें और उसके बाद फिर आगे चलें। दूसरी कैटेगरी होती है जो हमने बात की थी कि अंडा नहीं बन रहा मिसाल के तौर पे। अब अगर अंडा नहीं बन रहा तो उसको एनओवुलेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और उसकी कई वजूहात होती हैं। कोई एक सिस्टेमिक बीमारियाँ उसकी वजूहात होती हैं और कई दफ़ा कोई लोकल उसका मसला होता है, जिसकी तशख़ीस करना बड़ा निस्बतन आसान है, क्योंकि मुआयने से और टेस्टों से उसकी कई दफ़ा सामने वजह आती है। और अगर ओवुलेशन ना हो रही हो, अंडा ना बन रहा हो, तो उसकी अद्वियात मैसर हैं, जो 3-4 तरह की अद्वियात हैं जिनको दे के हम ख़ुद जिस्म में से अंडा बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। और ये मुमकिन होता है पेशेंट का, जो ख़ातून में जो एक बड़ी अहम बात होती है वो उसकी उम्र है, कि 15 साल की उम्र से लेके और 40 साल की उम्र तक उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल अच्छा होता है। अब अगर हमारे पास पेशेंट आए ही 40 साल की उम्र के बाद, तो हमें मालूम होता है कि हम जो भी इलाज तजवीज़ करने की कोशिश करेंगे उसमें कामयाबी का इम्कान अब कम है, क्योंकि 35-40 साल की उम्र के बाद जो है, जो फर्टिलिटी का इम्कान है मर्द में नहीं लेकिन औरत में बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू होता है। और जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज तजवीज़ किए जाते हैं, हमें पहले से मालूम होता है कि 35 गुज़रने के बाद और ख़ुसूसन 40 साल गुज़रने के बाद ये जो कामयाबी का इम्कान है बड़ा तेज़ी से कम होगा। ये हमें मालूम होता है, और ये एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि पेशेंट को मायूस करने का मतलब तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम उसको रियलिस्टिक चांसेस बताना ज़रूरी है। इलाज हम क्या तजवीज़ कर सकते हैं जो ऐसे लोग हैं जो कि इनफर्टिलिटी के शिकार हैं? इसमें सबसे पहली बात जो कि बहुत अहम है और आम पब्लिक जो है वो इसको नहीं जानती, और बहुत से डॉक्टर्स ये बताते नहीं इस अंदाज से, वो ये है कि आप या तो जैसे होती वजह के जरसूमा नहीं है या अंडा नहीं है या रास्ता बंद है, ये तो बड़ी क्लियर वजूहात हैं हमल ना होने की। लेकिन 10% मियाँ बीवी ऐसे होते हैं, 10 से 15%, यानी हर 10 में से एक ऐसा होता है
जिसके सारे मियाँ बीवी के टेस्ट नॉर्मल होते हैं, मुआयना नॉर्मल होता है, हर चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से करम नहीं हुआ होता। इसको हमारी मेडिकल की बुक्स के अंदर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है इस बात को कि अनएक्सप्लेन्ड से मुराद ये है कि हमारे किसी टेस्ट में, हमारे मुआयने में बच्चा ना होने की कोई वजह सामने नहीं है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से कपल्स जो कि इस परेशानी में एक डॉक्टर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा और इतने डॉक्टर्स को तब्दील बार बार करते हैं, वो इस कोशिश में होते हैं कि काश कोई ऐसा डॉक्टर उन्हें मिले जो उनको बता देगा आज कि आपका बच्चा क्यों नहीं हो रहा। और सबसे ज़्यादा परेशान कैटेगरी ये वाली होती है जिनकी कोई टेस्ट में वजह सामने होती ही नहीं है, और इसीलिए वो डॉक्टर तब्दील करते हैं कि वो ढूंढते हैं ऐसे डॉक्टर को, हत्ता कि वो एक ऐसे डॉक्टर तक पहुंच जाएं या ऐसे क्वैक तक पहुंच जाएं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक पहुंच जाएं जो कोई गोल मोल बात करके उनको कुछ ऐसी बात करे कि उन्हें लगे कि इसको पता लग चुका है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। सो ये जानना बड़ा ज़रूरी कि क्या आप ऐसे कैटेगरी से डील कर रहे हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहलाती। अगर पेशेंट की अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो तो वो ज़ाहिर है कि वो आपसे कह सकते हैं कपल को, कि कपल आपसे कह सकता है कि जी ठीक है, मान लिया कि हमें कोई मसला नहीं है, हमारे टेस्ट नॉर्मल है, मुआयना, अब बताइए कि करें क्या। और उसका इलाज जो है वो 3 मरहलों में तजवीज़ किया जाता है, जिसमें पहला मरहला जो यही होता है कि बेशक उसका एग बन भी रहा हो तो हम उसको ऐसी दवाई दें जिससे एक से ज़ायद एग बने, जिसको सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। ये वही अद्वियात होती हैं जो कि अंडा बनाने की होती हैं, लेकिन ये फिर एक से ज़ायद अंडा बनाती हैं इन लोग, और उसको हम 4 या 6 महीने तक, 4-4 5-5 दिन के लिए हर महीने, 5 दिन ये अमूमन हर महीने देते हैं। अगर उसमें कामयाबी ना हो तो हम अगले मरहले पे जाते हैं जिसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, जो स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इसके स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं जिसको आईवीएफ सेंटर्स बोलते हैं, और अब तो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में एक से ज़ायद ये सेंटर्स हैं, और ये फ्रीली अवेलेबल इलाज है। और ये उसमें इम्कान होता है 10 से 15% कामयाबी का। और तीसरा और आखिरी मरहला अगर उसमें भी कामयाबी ना हो तो वो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है, जो कि दुनिया में तो 1970s में आ गया था, और उसके भी ये सारे आईवीएफ सेंटर्स जो हैं उसको टेस्ट को ऑफ़र करते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो बहुत महंगा इलाज है जो लाखों रुपयों में जाता है, जो पब्लिक सेक्टर में बहुत कम अवेलेबल है या शायद नहीं अवेलेबल है, और उसमें कामयाबी का इम्कान जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40% होता है। लिहाजा ऐसे इलाज को तजवीज़ करना कि जिसमें कामयाबी का इम्कान 40 और नाकामी का इम्कान 60% है, ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट को बहुत तफसील से ये बात बताई जाए, क्योंकि ये बात पहले बताना ज़रूरी है, ना कि नाकामी के बाद बताना कि हाँ इसमें तो नाकामी भी होती है, ताकि वो अगर इसमें कदम रखें तो वो सोच समझ के कदम रखें। सिर्फ़ इस बारे में अब तो ख़ैर बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, और सोशल मीडिया और हमारे मीडिया ने एक बहुत, दुनिया भर के मीडिया ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इसमें, लोगों को अवेयरनेस देने में कि लोग आईवीएफ के बारे में, अब तकरीबन हर कोई इसके बारे में जानता है। बहुत कम अब ऐसा होता है कि कोई ये सवाल उठाए कि क्या इस्लामी लिहाज से ये दुरुस्त है, एज़ अ मुसलमान हमें ये करना चाहिए। तो मैं सिर्फ उसमें एक मिसाल दे देता हूँ, अपनी रिसर्च हर मरीज़ को अपनी कर लेनी चाहिए। वो ये कि मक्का और मदीना में, सऊदीया के जो बेहतरीन आईवीएफ सेंटर्स हैं वो मक्का और मदीना में हैं। तो मेरा ख़्याल है शायद ये जवाब काफ़ी होगा कि दुरुस्त है या नहीं है। मज़ीद किसी ने रिसर्च करनी हो तो वो अपने तौर पे कर सकता है, लेकिन इसमें जो शर्त रखी जाती है इस्लाम में वो ये है कि ये इलाज सिर्फ मियाँ और बीवी का किया जाएगा, इसमें किसी और से जरसूमा और किसी और से अंडा जो है नहीं लिया जाएगा। ये अहम बात होती है इसके अंदर। तो मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऐसे मरहले पे पहुँचें कि हम ये बता रहे हों कपल को कि आपका जरसूमा हमें नहीं मिल रहा, मौजूद भी नहीं है और मिल भी नहीं रहा, तो फिर हमें वहाँ पे माज़रत करनी पड़ती है कि मज़ीद हम इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए फिर मियाँ और बीवी का इलाज तजवीज़ किया जा सकता है हमारे रिलीजन में और हमारे मुल्क के लॉ के मुताबिक। सो इनको हम स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स बोलते हैं या ART बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, और इसमें IUI और IVF शामिल है। जैसे मैंने गुजारिश की कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये कहीं कहीं अवेलेबल है, लेकिन ये तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े शहर में अवेलेबल है। उम्मीद है आज की हेल्थ टॉक ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसको अपने पैरों तक शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।